दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे काव्य गुण, काव्य दोष एवं शब्द शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम काव्य गुण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। कौन सा? देखिए, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान। दूसरा है मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निकस्यो मुकुंद मधुवंते। तीसरा है कि नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण वारिज नयन, करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। और चौथा है कि मधुमय वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए, तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। तो इसमें से माधुर्य गुण का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, ये माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें इन पंक्तियों में कि विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, इसमें प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण नहीं। और शेष पंक्तियों में माधुर्य गुण हैं। माधुर्य गुण में देखिए सभी वर्गाक्षर ट वर्ग को छोड़कर यानी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होते हैं। इसमें प्रायः संयुक्ताक्षर का अभाव होता है, समास का अभाव होता है। ओज गुण में दोस्तों ट वर्ग की व्यंजना होती है, रेफ का अधिक प्रयोग होता है। और प्रसाद गुण में सरल सहज शब्दावली का प्रयोग होता है जो सभी रसों में उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो सही उत्तर है रीति से। देखिए ऑप्शन है आपके ध्वनि, रीति, रस और अलंकार। तो गुण का संबंध रीति से है। गुण का संबंध आचार्य वामन द्वारा प्रतिपादित रीति सिद्धांत से है। इन्होंने गुण और अलंकार में भेद करते हुए कहा कि काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणः। तो रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है दोस्तों। इनका कथन है कि रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पद रचना रीति। इनकी रचना काव्यालंकार सूत्र है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। और 8वीं शताब्दी में रीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले आचार्य वामन हैं। और इन्होंने पांचाली रीति की उद्भावना किया और रीति त्रय यानी वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली का प्रतिपादन किया है। तो याद रखिएगा गुण का संबंध रीति से है। अगला प्रश्न है दोस्तों काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो देखिए गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा मात्र, सही है। गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है, तो ये सही नहीं है। माधुर्य, प्रसाद, ओज सर्वमान्य काव्य गुण हैं, तो ये सही है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका सही नहीं है। काव्य शास्त्र में काव्य गुण और काव्य दोष दोनों का विवेचन मिलता है। ऑप्शन सी सही नहीं है। शेष कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो सही उत्तर है 10। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है, याद रखिएगा। और काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले, उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्य है और आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। वे इस प्रकार हैं: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थशक्ति, उदारता और कांति। ये 10 काव्य गुण हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार। दोस्तों भरत के अनुसार काव्य दोष भी 10 प्रकार के होते हैं: गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुपार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायापेत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। वामन ने गुणों को काव्य के नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है। आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना और इनकी संख्या 3 यानी ओज, प्रसाद और माधुर्य तक सीमित कर दिया। और देव और भिखारीदास ने गुणों की संख्या 10 मानी है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आचार्य भरत मुनि ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य भरत के अनुसार गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो सही उत्तर है आचार्य भरत के अनुसार काव्य गुण 10 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 जो है काव्य गुण आचार्य भरत मुनि ने माने हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो सही उत्तर है 10 गुण बताए हैं आचार्य भरत मुनि ने काव्य के। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं कितने प्रकार के? देखिए 10, 3, 15 या 8। तो सही उत्तर है आचार्य मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य गुण माने हैं। कोई तो गुण की संख्या 10 मानता है जैसे भरत मुनि दंडी, कोई 24 गुण मानता है जैसे भोज, कोई 3 गुण ही मानता है जैसे मम्मट। और इन सभी को देखने से ज्ञात होता है कि गुण की संख्या के संबंध में भेद विभेद अधिकतर 10 गुणों के मानने अथवा 3 गुणों को मानने का है, क्योंकि अग्नि पुराणकार ने भी मुख्य रूप से 3 गुण, शब्द गुण, अर्थ गुण और शब्दार्थ गुण माने हैं और इन्हीं के भेदोपभेद किए हैं। और इस प्रकार भोज ने वामन के 10 गुणों के अतिरिक्त 14 अन्य गुण भी माने हैं, लेकिन आचार्य मम्मट ने माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 काव्य गुण ही माने हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य गुण कितने हैं? तो सही उत्तर है 20 काव्य गुण हैं आचार्य वामन के अनुसार। दोस्तों, आचार्य वामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 निश्चित कर दी, जिसमें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण हैं। 20 गुण आचार्य भरत के द्वारा उल्लिखित 10 गुण ही हैं। वामन ने केवल शब्द और अर्थ का भेद करके उनकी संख्या द्विगुणित कर दी है। और वामन ने 3 रीतियों का उल्लेख किया है, गौड़ी, पंचाली और वैदर्भी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर पहले विकल्प डी यानी 3 माना था, बाद में इसको सी यानी 20 को सही माना है। अगला प्रश्न है, सही युग्म सुमेलित कीजिए। देखिए, वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। तो इसमें सही युग्म कौन सा है? तो सही उत्तर है वैदर्भी का संबंध माधुर्य गुण से है, ऑप्शन ए आपका सही है। दोस्तों, वैदर्भी रीति के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कहना है कि माधुर्य व्यंजक वर्णेह रचना ललितात्मका आवृत्य रत्न वृत्तया वैदर्भी रीति ऋष्यते। तो आप जान लीजिए, माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं और ये रीति श्रृंगार, करुण और शांत रस के लिए अधिक अनुकूल होती है। इसका प्रयोग विदर्भ देश के कवियों ने अधिक किया है, इसी से इसका नाम विदर्भी रीति पड़ा है। इसका एक अन्य नाम ललिता भी है। मम्मट ने इसे उपनागरिका कहा है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। गौड़ी रीति को परुषा भी कहते हैं। आचार्य मम्मट इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, ओजह प्रकाश कैस्तु पुरुषाह, यानी जहाँ ओज गुण का प्रकाश होता है वहाँ गौड़ी यानी परुषा रीत होती है। इसमें दीर्घ समास युक्त पदावली का प्रयोग उचित माना जाता है। पांचाली रीति के संबंध में कहा गया है कि माधुर्य सौ कुमारियों प्रपन्ना पांचाली, यानी पांचाली में मधुरता और सुकुमारता होती है। अगला प्रश्न है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? देखिए, माधुर्य, ओज, प्रसाद या उपर्युक्त तीनों। तो इन काव्य पंक्तियों में दोस्तों ओज काव्य गुण प्रदर्शित हो रहा है। और आप जान लीजिए कि दोस्तों ये काव्य पंक्तियाँ ओज गुण से परिपूर्ण हैं। ओज गुण वह गुण है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाए, मन में तेज उत्पन्न हो जाए। ओज गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त दीप्त हो उठता है, उसमें आवेग उत्पन्न हो जाता है। ओज गुण का क्रम से वीर से विभत्स में और विभत्स से रौद्र में आधिक्य रहता है। जहाँ द्वित वर्णों, संयुक्त वर्ण र के संयोग और ट ठ ड ढ की अधिकता हो, समासाधिक्य हो और कठोर वर्ण की रचना हो, वहाँ ओज गुण होता है। अगला प्रश्न है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? तो आप जानते हैं कि ये ओज गुण कहलाता है, जिस गुण से चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो सही उत्तर है ओज गुण प्रधान होता है वीर रस प्रधान रचना में। अगला प्रश्न है, चिक्करहि मरकट भालु छल बल करहि खेल जल छीजहि, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है?
देखिए प्रसाद, ओज, माधुर्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर है ओज गुण है। दोस्तों इस पंक्ति में ओज गुण है, इस पंक्ति में द्वित्व वर्ण और संयुक्त वर्ण र का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? करुण और रौद्र, श्रृंगार करुण, श्रृंगार वीर और या फिर शांत और वीर। तो सही उत्तर है श्रृंगार और करुण रस। दोस्तों माधुर्य गुण की श्रृंगार करुण रस में स्थिति होगी। प्रसाद, माधुर्य और ओज काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। प्रसाद, माधुर्य और ओज ये काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। रसों की इनकी अवस्थिति इस प्रकार से होती है। प्रसाद गुण तो लगभग सभी रसों में, माधुर्य गुण याद रखिएगा श्रृंगार और करुण रस में, ओज गुण वीर और रौद्र रस में उपस्थित होता है। तो ये 3 गुणों के आधार पर जो रसों का मेल किया गया है। प्रसाद गुण लगभग सभी रसों में उपस्थित हो सकता है, माधुर्य गुण श्रृंगार और करुण में, ओज गुण वीर और रौद्र रस में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सौ नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इन काव्यांश में कौन सा काव्य गुण है? देखिए प्रसाद, ओज, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर है माधुर्य। अब देखिए दोस्तों कि उपर्युक्त काव्यांश में माधुर्य गुण प्रयुक्त हुआ है। माधुर्य गुण की परिभाषा कुलपति मिश्र ने इस प्रकार दी है कि द्रव्य चित्त जाके सुनत, अति आनंद प्रधान, सु है मधुरता रसुन क्रम, प्रथम सरस की आन। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद प्रधान गुण है उसको माधुर्य गुण कहते हैं। यह संयोग श्रृंगार, करुण, विप्रलंभ और शांत में क्रम से बढ़ता जाता है। मधुर रचना की आवश्यकताएं इस प्रकार बतलाई गई हैं। ट, ठ, ड, ढ से भिन्न वर्ण आदि में अपने वर्गों के अंतिम वर्णों ङ, ञ, न और म से युक्त होने पर जैसे मच्च, कच्च, पुंज, लुंच, चंपक आदि माधुर्य के व्यंजक होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय मुनि। यह कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर है माधुर्य गुण। जिस रचना को पढ़ते पढ़ते अंतःकरण द्रवित हो उठता है वो रचना माधुर्य गुण वाली होती है। ये गुण संयोग श्रृंगार से करुण में, करुण से वियोग में, वियोग से शांत में अधिक अनुभूत होता है। कठोर वर्ण जैसे ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर मधुर और कोमल रचना माधुर्य गुण के मूल हैं। जैसे क से म तक के वर्ण, इ, अंग, ड़, न, म के युक्त वर्ण जो हैं, ह्रस्व र और ढ़ आदि। उपर्युक्त पंक्तियों में घुंघरू की आवाज सुनकर श्री राम के मन में अनुराग पैदा होता है, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे मनरंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो सही उत्तर है इन पंक्तियों में माधुर्य गुण है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। माधुर्य गुण से संपन्न ये काव्य पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है आपको बताना है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या रजोगुण? तो सही उत्तर है माधुर्य गुण, ऑप्शन ए। दोस्तों ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी से ली गई हैं। इसमें माधुर्य गुण है और लगभग पूरे कृति में प्रसाद जी ने माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। ये पंत की पंक्तियां हैं। इस उद्धरण में कौन सा काव्य गुण है आपसे पूछा गया है। देखिए ओज, प्रसाद, माधुर्य या इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर है प्रसाद गुण। दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं पंत जी के काव्य कृति पल्लव से ली गई हैं और उपर्युक्त उद्धरण में प्रसाद काव्य गुण है। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में सहसा व्याप्त हो जाती है वह प्रसाद गुण युक्त कहलाती है। अगला प्रश्न है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन काव्य पंक्तियों में काव्य का
कौन सा गुण मौजूद है आपको बताना है। माधुर्य, ओज, प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। तो आप बता दीजिए कि इन पंक्तियों में ओज गुण प्रधान है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये काव्य पंक्तियां छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ओज गुण से पूर्ण कविता हैं। ओज का शाब्दिक अर्थ तेज, प्रताप और दीप्ति और आवेग होता है। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में उत्साह, साहस और वीरता का भाव उत्पन्न हो, उसमें ओज गुण होता है। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो काव्य गुण के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन जो हैं, माधुर्य गुण जो हैं दोस्तों, ये वर्दे वीणा वादनी वर्दे में है। मुझे तोड़ लेना बनमाली ओज गुण है। और प्रसाद गुण शीस पगान झगातन में प्रसाद गुण उपस्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अब ये जो अगला टॉपिक है हमारा काव्य गुण के बाद काव्य दोष से संबंधित है। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है आपको बताना है। न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व या अक्रमत्व। तो सही उत्तर है पुनरुक्ति। दोस्तों, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान वाक्य में पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि इसमें जगत और जहान दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया गया है। वस्तुतः पुनरुक्ति दोष तब होता है जब एक बार कही हुई बात को फिर कहा जाता है, तो उसमें पुनरुक्ति दोष होता है। अगला प्रश्न है, आचार्य भामह के अनुसार काव्य में कुल कितने दोष होते हैं? 5, 4, 17 या 9? तो सही उत्तर है दोस्तों, भामह ने 3 प्रकार के कुल 26 जो है काव्य दोष माना है। भामह ने कुल एक तरह से 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। 3 आप देख लीजिए, 3 काव्य दोष माने हैं, जो कि विकल्प में कहीं नहीं है। सामान्य दोष 11 प्रकार के, वाणी दोष 4 प्रकार के और अन्य दोष 11 प्रकार के। तो ये 26 दोष हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने कुल 3 प्रकार के दोष माने हैं और विकल्प में 3 नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 17वें अध्याय में 10 काव्य दोषों का उल्लेख किया है। वामन ने दोष के शब्दगत और अर्थगत अर्थ मानते हुए इनके भेद किए हैं। पद दोष, पदार्थ दोष, वाक्य दोष, वाक्यार्थ दोष। और मम्मट ने काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? समास, रस दोष, पद दोष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रस दोष। दोस्तों, रसगत काव्य दोषों में अगर जो हम देखें तो स्व शब्दवाच्य, विभाव अनुभव की कष्ट कल्पना, प्रतिकूल विभाव ग्रहण का, रस की बार बार दीप्ति, बिना अवसर रस का प्रतिपादन, अंग की अति विस्मृति और प्रकृति विपर्यय, ये अनुभव और विभावों की कष्ट कल्पना का दोष है। अगला प्रश्न है, लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है आपको बताना है। दुष्क्रमत्व, च्युत संस्कारत्व, अप्रयुक्तत्व या ग्राम्यत्व। तो सही उत्तर है दुष्क्रमत्व। दोस्तों, लोक नियम की अवहेलना से दुष्क्रमत्व जो है काव्य दोष उत्पन्न होता है। लोक नियम की अवहेलना से याद रखिएगा कि दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्ष को काव्य दोष कहते हैं। च्युत संस्कारत्व को च्युत संस्कृति काव्य दोष भी कहते हैं। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल होता है, वहाँ च्युत संस्कृति काव्य दोष होते हैं। जब काव्य में गंवारू शब्दों का अधिक प्रयोग हो अथवा गंवारू विषयों का अधिक वर्णन हो, तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष की स्थिति मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, व्याकरण विरुद्ध जो दोष होते हैं, ये च्युत संस्कारत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? तो सही उत्तर है इसमें कोई भी दोष नहीं है। ये पंक्तियाँ केशव दास, देखिए शब्द दोष, रस दोष, अर्थ दोष में से कोई भी दोष नहीं है। इन पंक्तियों में काव्य काल इन काल दोष है, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है, उसमें पांडव नहीं थे। उपर्युक्त पंक्तियां दोस्तों केशवदास की रचना रामचंद्रिका से ली गई हैं। वह पंचवटी का वर्णन करते हुए उपर्युक्त पंक्तियों का उल्लेख करते हैं। इस पंक्ति में काल दोष है, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है, उसमें पांडव नहीं थे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कंकड़ कड़वित रणित नुपुर थे हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुंबन कातरताएं आज न मुख को सता रही। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष या च्युत संस्कृत दोष? तो सही उत्तर है इसमें वचन दोष हैं। जिस काव्य में शब्द सुनने पर कठोर और अप्रिय या बुरे लगें वहाँ वचन दोष या श्रुति कटुत्व दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रसापकर्ष का दोषाह कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष कहा है। देखिए, मुख्य रूप से 3 प्रकार के काव्य दोष हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। श्रृंगार, करुण, शांत जैसे रसों के प्रसंग में कठोर वर्णों या शब्दों का प्रयोग करने पर वचन दोष होता है। उपर्युक्त पंक्तियों में वचन काव्य दोष जो है इसमें उपस्थित है। अगला प्रश्न है, काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो याद रखिएगा, काव्य दोषों के दोस्तों 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अगला प्रश्न है दोस्तों, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? तो आप जानते हैं कि इसमें पुनरोक्ति दोष उपस्थित है, क्योंकि जगत और जहान दोनों का प्रयोग जो है विश्व के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, तरु रिपु रिपुधर देख के विरहिन तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो सही उत्तर है क्लिष्टत्व। क्लिष्टत्व का अर्थ है कठिनाई। अर्थ को दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से ये दोष काव्य में आ जाता है। इन पंक्तियों में तरु रिपु रिपुधर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य वृक्ष का शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल और उस जल को धारण करने वाले बादल। ऐसे प्रयोगों के कारण अर्थबोध में कठिनाई होती है, इसलिए यहाँ पर क्लिष्टत्व काव्य दोष है। अगला प्रश्न है, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो सही उत्तर है अधिक पदत्व। दोस्तों देखिए, वाक्य में अनावश्यक अर्थ का सूचक पद प्रयुक्त होता है, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। प्रस्तुत पंक्ति में सबसे सुंदरतम का प्रयोग किया गया है, यहाँ सबसे शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि सुंदरतम का अर्थ ही सबसे सुंदर होता है। अगला प्रश्न है, काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन देखिए, नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, साहित्य सर्वस्व या काव्य अलंकार सूत्र? तो सही उत्तर है काव्यालंकार सूत्र। दोस्तों, काव्य दोष की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या आचार्य वामन द्वारा रचित ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में मिलती है। वस्तुतः काव्य दोषों और गुणों की चर्चा भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में भी मिलती है। भरत मुनि 10 काव्य गुण और 10 काव्य दोष मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति कौन सी है? तो सही उत्तर है रसापकर्ष का दोष है। देखिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। काव्य दोष के संदर्भ में रसवादी आचार्य विश्वनाथ मम्मट से प्रभावित हैं। मम्मट की भांति उनका भी मत है कि दोष वह तत्व है जो मुख्यार्थ का अपकर्ष यानी रस की हानि करता है। रसापकर्ष का दोषा, यह हानि 3 प्रकार से होती है: रस प्रतीत में विलंब के द्वारा, अवरोध के द्वारा, रस प्रतीत में विघ्न के द्वारा। तो याद रखिएगा, रसापकर्ष का दोष ये काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। अगले प्रश्न पर अब आते हैं दोस्तों, जो टॉपिक है हमारा शब्द शक्तियाँ। तो शब्द शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? लक्षणा, व्यंजना, अभिधा। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये शब्द शक्ति हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब हम इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको कवर करते हैं। आते हैं, अर्थबोध कराने में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सही उत्तर है लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द संगतियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियाँ जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति कराती हैं उन्हें वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है। अभिधा ही मुख्य शक्ति है, इसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। कविदेव ने इसकी पुष्टि की है कि अभिधा उत्तम काव्य है। मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इसमें स्पष्ट है कि लक्षणा और व्यंजना अभिधा पर ही आश्रित होती हैं।
लक्षणा में अभिधार्थ के योग रहता है और व्यंजना में अभिधा के आधार पर ही चलती है। जो व्यंजना लक्षणा मूला रहती है अथवा जो व्यंजना पर चलती रहती है वो भी अंत में अभिधा के ही आश्रय में कही जाएगी। किंतु चमत्कार की दृष्टि से व्यंजना ही मुख्य हैं। ये जिन अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहा जाता है। जिस शब्द शक्ति के द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ, जिसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है, उसका बोध हो उसे अभिधा कहते हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण ये मुख्या भी कहलाती है। और अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उन्हें वाचक कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर जो देखें तो मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हों उसे लक्षणा कहते हैं। अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ शक्ति को व्यंजना कहा जाता है। और साहित्य दर्पणकार के शब्दों में अपना अपना अर्थ बोधन कर अभिधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर जिससे अन्य अर्थ बोधन होता है वो शब्द में अर्थदिक होने रहने के कारण वृत्ति व्यंजना कहलाती है। और व्यंजना के द्वारा व्यक्त अर्थ को व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। आनंदवर्धन ने अपने ग्रंथ में प्रतीयमान अर्थ की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए उसे काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। भिखारीदास ने लिखा है कि व्यंजना या तो अभिधा पर आश्रित रहती है या लक्षणा पर। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ पात्र के समान है जिस पर व्यंग्यार्थ रूपी जाल टिकता है। और अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो अभिधा और वाच्यार्थ का विशेष महत्व है। असमर्थ वाच्यार्थ में लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ निहित होने पर अधिक प्रभावकारक होता है। वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है, परंतु वह चमत्कार होता है वाच्यार्थ में नहीं। देखिए, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार शब्द और अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। अगला प्रश्न, काव्य पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन, उपर्युक्त कथन किस रीतकालीन कवि का है? तो सही उत्तर है ये कवि देव का कथन है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, श्रोता, अभिधा और लक्षणा। तो श्रोता दोस्तों ये शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कुल कितने भेद हैं? तो बिल्कुल सही, 3 भेद हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों के 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो बिल्कुल सही उत्तर आप जानते हैं कि 3 भेद हैं शब्द शक्ति के। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। अगला प्रश्न है, शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं? देखिए, शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं? शब्दार्थ, शब्दयोग, शब्द शक्ति या शब्दमूल। तो सही उत्तर है शब्द के अर्थबोधक आधार को दोस्तों ये शब्द शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति का लक्षण है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है लक्षणा का जो है शब्द शक्ति का लक्षण है मुख्यार्थ बाधा। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, ये मान्यता किसकी है? तो ये रीतकालीन कवि देव की मान्यता है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। यही प्रश्न बार बार आया है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। तो ये दोस्तों रीतकालीन देव कवि की रचना है। ये प्रश्न बार बार आया है, यहाँ पर भी आया है। देखिए, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है कि अभिधा उत्तम काव्य है, तो आप देखिए देव की है। ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, इसलिए इस प्रश्न में आप गलती मत करिएगा। देव कवि जो हैं अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है? तो सही उत्तर है अभिधा। याद रखिएगा, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वो अभिधा कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो अभिधा शक्ति कहते हैं मुख्यार्थ का बोध कराने वाले, यानी किसी भी शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? आपको बताना है। तो अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे
पहले हुआ करती है। अगला प्रश्न है व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो उत्तर है व्यंग्यार्थ से। याद रखिएगा दोस्तों, व्यंग्यार्थ से व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इन काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या विलक्षणा? तो सही उत्तर है व्यंजना। देखिए दोस्तों, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों ने कबीर ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। वस्तुतः अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति के असमर्थ होने पर जिस शब्द शक्ति से अभिष्ट अर्थ व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनार्थ अन्यो अर्थे लक्ष्यते यत् सा लक्षण रोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य कौन हैं? देखिए, कुंतक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ या मम्मट? तो सही उत्तर है आचार्य मम्मट। दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्री आचार्य मम्मट लक्षणा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणोपरोपिता क्रिया। इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि स मुख्यार्थ अस्तत्र मुख्यो व्यापारो अस्य भिदोच्यते। और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में मम्मट का कथन है अस्य प्रतीतुमाधातुम लक्षणाम समुपाश्यते फलय शब्दे क गयत्र व्यंजनान्न परा क्रिया। अगला प्रश्न है रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। यह जो है मान्यता किसकी है? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? तो ये आचार्य भट्ट नायक की, ऑप्शन बी। दोस्तों, भट्ट नायक ने रस की स्थिति न तो नायक नायिका में मानी न नट नटी में। रस की स्थिति उन्हें सीधे हृदय में मानी है। उनके अनुसार काव्य में तीन शक्तियां रहती हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। भावकत्व के द्वारा उस अर्थ का भावन होता है। भाव का भावन होने पर भाव की वैयक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है और भाव विशिष्ट न रहकर साधारण बन जाता है। अतः इस आधार पर भट्ट नायक की मान्यता है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही पर्याप्त है। अगला प्रश्न है सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो सही उत्तर है व्यंजना। दोस्तों, अभिधा और लक्षणा के द्वारा अपने अर्थ का बोध कराकर विरत हो जाने पर जिस शब्द और अर्थ की शक्ति के द्वारा कवि के अभिप्रेत अर्थ की प्रतीति होती है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजित अर्थ को व्यंग्यार्थ अथवा ध्वन्यार्थ भी कहा जाता है और प्रस्तुत पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है। इसमें सिंधु और धरा के लिए क्रमशः सेज और बधु के बिंब प्रस्तुत हुए हैं। इसमें प्रमुख बिंब बधु का है और सेज का बिंब उसका अंग मात्र है। कवि ने बधु के बिंब को ही उभारने का विशेष प्रयास किया है। तनिक संकुचित बैठी सी इस विशेषण की सहायता से उसकी मुद्रा को साकार किया गया है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? आए जोग सिखावन पाड़े परमारथी पुरानिन लादे ज्यों बंजारे हाड़े। तो सही उत्तर है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ये पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित हैं जिसमें गोपियों की वाग विदग्धता की अभिव्यक्ति के रूप में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहा जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति दोस्तों हिंदी में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो सही उत्तर है इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। इसका अर्थ है जब सिंह यानी वीर तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ यानी कायर भाग गए। यहाँ सिंह का लक्षण वीर में और गीदड़ के लक्षण कायर से हैं। अगला प्रश्न है लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? तो सही उत्तर है लक्ष्यार्थ। दोस्तों, लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनः उमग अंग अंग छवि छलके तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है?
तो सही उत्तर है लक्षणा। दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियां राम की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस छल के शब्द में कितनी शक्ति है, व्यापार को कैसा गोचर रूप प्रदान किया गया है, इसका वाच्यार्थ अत्यंत तिरस्कृत है, लक्षणा से इसका अर्थ होता है प्रभूत परिमाण में प्रकट होना, पर अभिधा द्वारा इस प्रकार कहने से वैसी अनुभूति नहीं हो सकती है। देखिए, अभिधेयार्थ स्पष्टतः कहा जाता है, लक्ष्यार्थ सूचित कराया जाता है और व्यंग्यार्थ का ध्वन्यन ही संभव है, जो कथित या लक्षित न होने पर भी सहृदय द्वारा समझ लिया जाता है। व्यंजना के दो भेद शाब्दी और आर्थी व्यंजना होते हैं। अगला प्रश्न है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? तो सही उत्तर है दोस्तों लक्षणा से। पद्माकर की प्रयुक्त पंक्ति में लक्षणा शक्ति है। लक्षणा में शब्द का सीधा साधा अर्थ नहीं निकलता। वह शब्द शक्ति है जिसके शब्द के लाक्षणिक अर्थ का बोध होता है। इसके तीन प्रमुख तत्व होते हैं: शब्द के मुख्य अर्थ में ज्ञान में अवरोध, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का उचित संबंध, और रूढ़ या प्रयोजन में होना आवश्यक है। रीतिकाल के आचार्य चिंतामणि ने कहा है, जो सुनि परे सो शब्द हैं, समुझ परे सो अर्थ। इससे स्पष्ट होता है कि सुनने और समझने के बीच कोई एक कड़ी है जो सुनने के बाद शब्द के अर्थ को व्यंजित करती है, और ये कड़ी इतनी सूक्ष्म है कि शब्द और उसका अर्थ कहने भर को पृथक है, जिसको हम शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब शेर आया तो गीदड़ युद्ध क्षेत्र से भाग गए, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो आप जानते हैं कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। सिंह यानी वीर और गीदड़ यानी कायर हैं। वस्तुतः जब अर्थ ग्रहण अभिधा शब्द शक्ति से न हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति जो होती है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, मनह उमंग अंग अंग छवि छल के, मोहन का मन पत्थर का है, जिससे जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो लक्षणा शब्द शक्ति से जिस अर्थ का बोध होता है उसको लक्ष्यार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद कौन कौन से हैं? तो सही उत्तर है गौड़ी और शुद्धा। दोस्तों, लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा दो प्रकार की होती है, गौड़ी और शुद्धा। जहाँ गुणों के सादृश्य के कारण बाधित शब्द का प्रयोग हो वहाँ गौड़ी, और जहाँ सादृश्य संबंध के बिना अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ ग्रहण हो वहाँ शुद्ध लक्षणा होती है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। देखिए, रूढ़ा, सरोपा, गौड़ी या शुद्धा। तो सही उत्तर है रूढ़ा दो जो है ये प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इस दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो सही उत्तर है इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इस दोहे में वृष भानुजा और हलधर जो है, वृष भानुजा राधा और हलधर के रूप में बलराम का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, चिर जो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह संभीर, ये घट ये वृष भानुजा वे हलधर के भीर। इसमें दोस्तों व्यंजना शब्द शक्ति प्रयुक्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में शाबुत बचाने कोई। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। को घट ये वृष भानुजा वे हलधर के भीर में कौन सी व्यंजना है? तो सही उत्तर है शाब्दी व्यंजना। दोस्तों, आप देखिए कि इसमें सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आर्थी व्यंजना माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इसको शाब्दी व्यंजना मान लिया गया था। अगला प्रश्न है, बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति में जो है किस शब्द शक्ति से अर्थ ग्रहण होगा? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इन सभी से? तो सही उत्तर है लक्षणा से। जयशंकर प्रसाद की प्रस्तुत काव्य पंक्ति में लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ केवल आरोप्यमान विधु यानी उपमान का कथन है। यहाँ जहाँ केवल उपमान का वर्णन हो और उपमेय लुप्त हो वहाँ साध्यवसना गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा होती है। औचित्य के आधार पर होता है। देखिए, सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय या उपर्युक्त सभी।
तो सही उत्तर है अर्थ निर्णय। दोस्तों, अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के लिए भर्तृहरि ने संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रयोजन, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का सानिध्य, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर आदि को साधन के रूप में परिगणित किया है। और अर्थ निर्णय औचित्य के आधार पर होता है। प्रसंग विशेष में बात को कहने का औचित्य, जैसे आप अपने करों को थाम लीजिए, यहाँ करों का अर्थ किरण से नहीं, क्योंकि किरणों में थामने की क्षमता नहीं है। शब्द विशेष में प्रयुक्त वस्तु या व्यक्ति के सामर्थ्य यानी क्षमता से भी अर्थ निर्णय किया जा सकता है। अन्य शब्द का सानिध्य, दूसरे शब्द के संपर्क से भी अनेकार्थक शब्द का कोई खास अर्थ पकड़ में आता है, जैसे गांधी और नेहरू। यह निर्देशक साहचर्य के समान है। अगला प्रश्न है, उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी, जल में अंतर्निहित हुई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है आपको बताना है। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या इनमें से सभी। तो सही उत्तर है लक्षणा। आप देख सकते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कात्यायनी काव्य महाकाव्य की उपर्युक्त पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। जहां मुख्यार्थ की बाधा हो, मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ हो और रूढ़ अथवा प्रयोजन हो, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद अगर जो आप देखेंगे तो प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ या रूढ़ा लक्षणा होती है। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं, गौड़ी और शुद्ध। गौड़ी लक्षणा के जो है दोस्तों सारोपा और साध्य वासना दो भेद हैं, और शुद्ध लक्षणा के उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा दो भेद होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने काव्य रूप, काव्य दोष और शब्द शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसके आगे के वीडियो में हम दोस्तों हिंदी के रस यानी रसों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।